हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक एजुकेशन वैली। देन गाइड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड टीथ के बारे में पढ़ा था। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड एंड सेकंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब फूड को डाइजेशन की प्रोसेस क्या है, फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। नेक्स्ट इसमें एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी सारी डिजीज़ होती हैं उनके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्पलिस्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये इनिशियली दे रखा है शुरुआत में ही कि जो डाइजेशन है वह एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। याद रखना है, टू मेजर फंक्शंस। द फर्स्ट इज मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वालोइंग। यानी ये क्या करता है, जो वकल कैविटी होती है ये भोजन को एक तो पीसने, सेकेंड भोजन को निगलने में हेल्प करती है। द टीथ and the tongue with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly। यानी with the help of tongue जो फूड होता है वो आपस में मिक्सअप हो जाता है जिसको कि निगलने में आसानी होती है। म्यूकस एंड सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू ए बोलस। याद रखना कि बोलस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि बोलस क्या होता है कि जब फूड को अपन लोग विद द हेल्प ऑफ टीथ पीसते हैं, पीसने के बाद जब फूड में सलाइवा मिल जाती है तो वो निगलने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, जिसे आसानी से निगल सकते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, बोलस। यानी कि फूड को वकल कैविटी से जब वो फेरिंग्स में एंटर करता है तो वो बोलस के फॉर्म में एंटर करता है। याद रखिए, द बोलस इज द देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द इसोफेगस बाय स्वैलोइंग और डेग्लूटेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है, यानी कि फूड जो होता है वो बकल कैविटी से फेरिंग्स देन इसोफेगस से होते हुए आगे बढ़ता है। द बोलस फर्दर passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis। ये याद रखना कि व्हाट इज द पेरिस्टालसिस, कि जो एलिमेंट्री कैनाल की जो मस्कुलर लेयर होती है यानी मसल जो होती हैं स्मूथ मसल्स, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिन्हें पेरिस्टालसिस बोला जाता है, जिसकी हेल्प से जो फूड होता है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। द गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मैंने बताया था गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर ये प्रेजेंट होती है जहाँ ईसोफेगस स्टोमक से मिलती है, वहाँ ये प्रेजेंट होती है। इसको गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। कंट्रोल द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक, यानी कि ईसोफेगस से जो फूड स्टोमक में जाता है उसके पासेज को कौन कंट्रोल करती है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। द सलाइवा सीक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट। अब ये सलाइवा का कंपोजिशन पूछा जा सकता है क्या क्या प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम K+ HCO3-। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सिंपली बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा ट्रिक टाइप। नमक प्रेजेंट होता है यानी कि NaCl, तो Na+ और Cl- ये आयन प्रेजेंट हो गए। और एक आप याद रखते हैं KH पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी K+ और HCO3-, यानी ये 4 आयन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है एंड लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। ये लाइसोजाइम जो होता है ये क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। लाइसोजाइम इज एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस। अब डिफरेंट मैं आप दो चीज़ों में आपको डिफरेंस ही बता देता हूँ। एक वर्ड आता है लाइसोजाइम, एक अपने पास आती है पेनिसिलिन। ये दोनों ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट होते हैं। तो डिफरेंट क्या होता है दोनों में, लाइसोजाइम क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करता है। क्या करता है, ब्रेक करता है। इसको सेल वॉल ब्रेकर भी बोला जाता है लाइसोजाइम को। बट पेनिसिलिन क्या करता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल को बनने से रोकता है। ये दोनों में डिफरेंट होता है।
जो पॉइंट मैं अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि लास्ट एग्जाम टाइम पे आपको ये पॉइंट्स पढ़ने होंगे। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सबसे पहले फूड का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, इनिशिएट कहाँ होता है, तो वो डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका ओरल कैविटी में, सबसे पहले ओरल कैविटी में, बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। यानी कि बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम कौन सा होता है, उसका नेम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी यानी कि विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज डाइजेशन ऑफ फूड इनिशिएटेड इन ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी, इसको टाइलिन भी बोला जाता है। इसी एंजाइम को टाइलिन बोला जाता है। इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय द एंजाइम। अबाउट 30%, ये एज ए स्टेटमेंट दे दिया जाता है, पूछ रहा 30% की जगह को चेंज कर देगा तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय द एंजाइम ऑप्टिमम पीएच 6.8, यानी कि बकल कैविटी का जो पीएच होता है 6.8, यानी इसको सलाइवरी पीएच भी। सलाइवा की पीएच आपको याद रखनी है, सलाइवा की जो पीएच होती है वो 6.8 होती है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि स्लाइटली एसिडिक, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, या फिर ऑलमोस्ट लगभग ये न्यूट्रल ही होती है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक या ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच होती है सलाइवा की। इनटू डाइसैकेराइड माल्टोस, यानी क्या करता है कि जो सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन है ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर, डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, वो बता चुका आपको पहले ही, दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, यानी फूड के अंदर जो भी सारे मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको भी ये किल करने का काम करता है। ये रिएक्शन दे रखी है जो कि बकल कैविटी में परफॉर्म होती है। स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज पीएच 6.8 सलाइवा का पीएच है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी स्टोमक की जो म्यूकोसा होती है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। अब एक किस टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो टाइप आपको याद रखना है। दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं। इसका मैं डायग्राम आपको आगे बता देता हूँ। सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड लगभग इस टाइप यूँ प्रेजेंट होती हैं। ये म्यूकोजल सेल्स प्रेजेंट हो गई है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुचुक 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 गुचुक। यहाँ सेल्स के नेम आप लोग याद रख सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक आपको याद रखनी है, मोजा, MOZA। द फर्स्ट इज म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल्स। सेकंड इज ऑक्सिंटिक सेल, या इन्हीं को अपन लोग पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, पैराइटल सेल्स। Z फॉर जाइमोजन सेल्स या चीप सेल्स। A फॉर अर्जेंटाफिन सेल, अर्जेंटाफिन सेल्स, यानी कि ये सीक्वेंसली अरेंज्ड हैं। सबसे ऊपर यहाँ प्रेजेंट होती हैं म्यूकस नेक सेल्स, इसके बाद प्रेजेंट होगी नीचे ऑक्सिंटिक सेल्स, इसके नीचे प्रेजेंट होगी जाइमोजन सेल्स एंड लास्ट में प्रेजेंट होंगे अर्जेंटाफिन सेल्स। अब इनके फंक्शंस आगे दे रखे हैं वो आपको बता देता हूँ आगे। द फर्स्ट इज ये रहा कि हैव दी 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, यहाँ 3 दे रखा है बट अब एनसीईआरटी याद रखिए जनरली 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। फर्स्ट दे रखा है म्यूकस नेक सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस, यानी म्यूकस नेक सेल्स म्यूकस सीक्रेट करती हैं। पेप्टिक और चीप सेल्स, यानी पेप्टिक सेल्स को चीप सेल्स बोला जाता है, और इनको एक अदर नेम जो जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं, इनको जाइमोजन सेल्स नेम दिया जाता है। यानी कि जाइमोजन सेल्स का हो या पेप्टिक सेल्स का हो या फिर चीप सेल्स का हो, तीनों ही एक ही सेल्स के नाम हैं। विच सीक्रेट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, यानी कि इट इज़ नॉट पेप्सिन, इट इज़ पेप्सिनोजन, यानी कि जो पेप्टिक सेल्स रिलीज करती हैं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, जो कि बाद में प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। एंड नेक्स्ट इज पैराइटल या फिर ऑक्सिंटिक सेल्स, पैराइटल या ऑक्सिंटिक सेल्स, इनका कार्य क्या होता है, विच सीक्रेट HCl एंड
इंट्रिंसिक फैक्टर, फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जिसको कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बोला जाता है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ये क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है या फिर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। द स्टोमक स्टोर फूड फॉर 4 and 5 hours, याद रखिए, द फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक बाय द चूर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। याद रखना, मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आमाशय की मसल लेयर में ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, एंड इज कॉल्ड द काइम। यानी कि फूड इन स्टोमक, जब फूड जो होता है स्टोमक के अंदर आता है और वो जिसमें स्टोमक के बहुत सारे जूस या फिर एंजाइम्स मिल जाते हैं, उसके बाद फूड को हम लोग काइम के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि काइम क्या होता है, तो काइम स्टोमक में जो प्रेजेंट फूड होता है उसको अपन काइम बोलते हैं। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। यानी कि पेप्सिनोजन जो कि पेप्टिक या फिर चीप सेल द्वारा रिलीज किया गया था, वो एक इनएक्टिवेट एंजाइम था पेप्सिनोजन, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। मैंने लिख दिया है कि पेप्सिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है और पेप्सिन जो होता है एक्टिव होता है। तो HCl पेप्सिनोजन से पेप्सिन के कन्वर्जन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टोमक, पेप्सिन क्या है, एंजाइम स्टोमक का एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। द म्यूकस एंड, ये रिएक्शन आगे दे रखे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि पेप्सिन्स कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, इनको पेप्टाइड्स कहते हैं। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excretion by the highly concentrated hydraulic acid। यहाँ एक important पॉइंट है क्योंकि इसमें जो ज़्यादा स्टूडेंट क्या याद रखते हैं वो केवल म्यूकस को याद रखते हैं, बट म्यूकस के साथ साथ बाइकार्बोनेट्स यानी म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट्स दोनों ही मिलकर के क्या करते हैं, जो म्यूकोजल लेयर होती है स्टोमक की उसको कंसनट्रेटेड हाइड्रोलिक यानी HCl से प्रिवेंट करते हैं, जिससे कि वो गल नहीं, मतलब खराब नहीं हो जाए, इसको कोई हानि नहीं पहुंचे, उस वजह से उसको बचाते हैं। कौन, म्यूकस और बाइकार्ब दोनों ही मिलकर के गैस्ट्रिक जूस से प्रोटेक्शन देते हैं म्यूकोजल एपिथेलियम को। HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH 1.8, यानी स्टोमक का pH कितना होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जो कि 1.8 के समथिंग है। NCERT में दे रखा, याद रखिए। ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, यानी पेप्सिन के वर्क करने के लिए ऑप्टिमम pH 1.8 चाहिए। रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, रेनिन भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन का पाचककारी एंजाइम होता है। फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस इन ऑफ इन्फेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनिशियल स्टेज में कौन सा एंजाइम होता है जो कि मिल्क के डाइजेशन यानी मिल्क प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द आंसर इज रेनिन, आंसर इज रेनिन। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो कुछ अमाउंट में लाइपेज भी सीक्रेट करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज मूवमेंट्स हेल्प्स इन अ thorough mixing up of the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion. The bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine. अब क्वेश्चन आता है यहाँ इंपॉर्टेंट है कि the bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं। द फर्स्ट बाइल जूस आता है, पैंक्रियाटिक जूस आता है डाइजेशन के लिए, एंड इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज किया जाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को परफॉर्म करवाते हैं। पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट, पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल दोनों ही हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अब याद कीजिए हिपैटोपैंक्रियाटिक मैंने आपको बताया था कि कॉमन बाइल डक्ट जब पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाती है तो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं।
याद कीजिए मैंने आपको इस टाइप का एक डायग्राम बताया था जिसमें कि ये कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी या डक्टस कोलोडोकस थी, ये पैंक्रियाटिक डक्ट थी, यानी कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैंक्रियाटिक मिलकर के ये बना था आपकी क्या हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि ड्यूडेनम यानी कि पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके यहाँ ओपन होती है। यहाँ कौन सी स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, याद कीजिए, दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई प्रेजेंट होती है यहाँ पर। तो यही दे रखा है कि हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम, यानी पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स। इनएक्टिव एंजाइम कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, द फर्स्ट ट्रिप्सिनोजन, सेकंड इज काइमोट्रिप्सिनोजन, थर्ड इज प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, थर्ड अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज इनएक्टिव फॉर्म में होता है। आगे चलिए, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटीरोकाइनेज सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, यानी कि जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नेम क्या है, एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज एंजाइम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है जो कि ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ये जो रिएक्शन हो रही है वो ड्यूडेनम में प्रेजेंट है। तो उसमें क्या होता है कि एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ एंटीरोकाइनेज, ये एंटीरोकाइनेज कहाँ से रिलीज होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा रिलीज करती है इस एंजाइम को। एंटीरोकाइनेज की प्रेजेंस में ये ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है बट ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। एक्टिव ट्रिप्सिन विच इन टर्न्स एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम इन द पैंक्रियाटिक जूस। ये ट्रिप्सिन जो होता है पैंक्रियाटिक जूस में अदर इनएक्टिव एंजाइम होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव एंजाइम्स में। उसकी भी रिएक्शन में आगे लिख देता हूँ। अभी हम लोग सेकंड रिएक्शन देखेंगे। अभी हमने एक सेकंड एंजाइम पढ़ा था प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज इनएक्टिव होता है। अब इसको कौन कन्वर्ट करता है, आंसर इज ट्रिप्सिन, यानी इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। एंड थर्ड था आपके पास काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन ये इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन कन्वर्ट हो जाता है काइमोट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिन अब याद कैसे रखना है, जिसके पीछे जन लगा होता है मतलब ये भी इनएक्टिव है और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसके पीछे जन लगा है वो लगभग इनएक्टिव ही होते हैं। तो जिसके पीछे जन हट जाएगा तो काइमोट्रिप्सिन हो गया। जिसके आगे प्रो लगा है मतलब ये एक, तो वो प्रो हट जाता है और आगे चल के वो प्रो हट जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। फर्स्ट ट्रिप्सिनोजन था जो एंटीरोकाइनेज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा रिलीज हुआ, जिसने ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया। अब ये ट्रिप्सिन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो कि इनएक्टिव था को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट काइमोट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव था, इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन ये कन्वर्ट हो जाता है काइमोट्रिप्सिन में जो कि एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट। अब बाइल जूस जो कि लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर एंड कंसंट्रेट होता है, तो ये गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है। अब बाइल जूस का कंपोजिशन क्या है वो हम लिखेंगे। बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फर्स्ट प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या, कंटेन्स बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट की नेम फर्स्ट बिलीरुबिन एंड सेकंड इज बिलीवर्डिन, ये बाइल पिगमेंट की नेम है। सेकंड बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। थर्ड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है एंड फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नो एंजाइम, यानी कि बाइल जूस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि बाइल जूस कंटेन्स नो एंजाइम। तो बाइल जूस का कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। फर्स्ट बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो कि बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, बट एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल किस चीज़ में हेल्प करता है, फैट के इमल्सिफिकेशन में। अब मैं आपको बताता हूँ कि फैट का इमल्सिफिकेशन क्या है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स, बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज। तो मैं बताता हूँ कि बाइल का फंक्शन क्या है।
एनसीईआरटी में वर्ड दे रखा है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या नहीं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल क्या करता है, बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी कि ये जो फैट पार्टिकल्स हैं, अब फैट पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, एंड लाइपेज छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गई है। फैट जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, बट फैट की टेंडेंसी होती है कि ये पार्टिकल्स आपस में फिर से ज्वाइन होकर के एक बड़ा पार्टिकल्स बना लेते हैं, वैसा का वैसे ही। तो ये जो बाइल जूस क्या करता है, ये फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं इनको चिपकने से रोकता है। सपोज इनके ऊपर चिपक जाता है तो उनको फिर से चिपकने से रोकता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बने रहने देता है। ये क्या करता है कि बाइल जूस होता है फैट के छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ही रहने देता है, इनको चिपकने से रोकता है। अब जैसे इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे तो जो एंजाइम है लाइपेज, तो लाइपेज फैट का डाइजेशन आसानी से कर पाए, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो लाइपेज फैट का डाइजेशन आसानी से कर पाएगा क्योंकि लाइपेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि बाइल जूस क्या करता है, फर्स्ट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एंड सेकेंड फंक्शन क्या है इसका कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लाइपेज। अब लाइपेज की एक्टिविटी कैसे बढ़ाता है अभी मैं आपको बता दें कि लाइपेज की एक्टिविटी को इस टाइप से इंक्रीज कर देते हैं। ये रहा, बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज। द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल, यानी कि इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा होती है उसमें गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं। ये गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं, सीक्रेट म्यूकोस यानी म्यूकस सीक्रेट करती हैं। द सीक्रेशन ऑफ ब्रूश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विद सीक्रेशन ऑफ द गॉबलेट सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सकस एंटेरिकस। इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस वर्ड किसके लिए दिया गया है, तो इंटेस्टाइनल जूस को अदर नेम दिया गया है सकस एंटेरिकस, एंड इंटेस्टाइनल जूस को ही सकस एंटेरिकस कहते हैं। अब सकस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस का कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है देख लेते हैं। सकस एंटेरिकस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो फर्स्ट दे रखा है इसमें क्या कि गॉबलेट सेल्स द्वारा रिलीज हुआ म्यूकस, प्लस सेकेंड इज जो ब्रूश बॉर्डर सेल्स होती हैं, ब्रूश बॉर्डर सेल्स का सीक्रेशन, ब्रूश बॉर्डर सेल्स का सीक्रेशन प्लस म्यूकस मिलकर के इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं जिसको सकस एंटेरिकस नाम दिया गया है। ये शायद नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे, दिस जूस कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ एंजाइम, यानी इंटेस्टाइनल जूस काफ़ी वैरायटी के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लाइक डाइसैकेराइड्स। एग्जाम्पल माल्टेज, इन माल्टेज का एक डाइसैकेराइड्स एंजाइम हो जाता है, तो डाइसैकेराइड यानी कि माल्टोज को तो क्या करता है, ये माल्टेज क्या करता है, माल्टोज, क्योंकि माल्टेज है तो ये माल्टोज पर वर्क करेगा, और ये क्या करता है, माल्टोज को कन्वर्ट करता है मोनोसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सकस एंटेरिकस इंटेंस जूस के अंदर। लाइपेज प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेज प्रेजेंट होते हैं। द म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट, पैंक्रियाट, म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पैंक्रियाट प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिड्स एज वेल एज प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि बाइकार्बोनेट्स अलॉन्ग विद म्यूकस ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, और सेम टू सेम यही प्रोटेक्ट करते थे किसको, जो स्टोमक की म्यूकोजल एपिथेलियम थी उसको कंसंट्रेटेड HCl से प्रोटेक्ट करते थे। कौन, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट सॉल्ट। लेकिन में pH 7.8। अब इंटेस्टाइनल pH कितना होता है याद रखना है, इंटेस्टाइन का pH कितना होता है आपको याद रखना है 7.8, यानी ये pH होते हैं इंटेस्टाइन की pH। इंटेस्टाइनल pH 7.8 होता है। अब इंटेस्टाइनल जितने सारे इंटेस्टाइनल जूस के हार्मोन होते हैं वो 7.8 pH पर काम करते हैं। तो आपके साथ मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, पूछ सकता है कि कोई इंटेस्टाइनल एंजाइम दे दिया, पूछ लिया कि किस मतलब इसके लिए जो प्रोप्रिएट pH है वो कितना होगा, तो आपको आंसर देना है 7.8। यहाँ मैंने आपको 3-4 pH वैल्यू बताई, आपको याद रखनी है, मैं वापस उनको लिख देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू मैंने आपको बताई थी सलाइवा की जो 6.8 होती है pH। सेकंड मैंने आपको बताई थी स्टोमक जो कि 1.8 होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी इंटेस्टाइन की 7.8, यानी ये लगभग न्यूट्रल, ये एसिडिक और ये लगभग बेसिक, मतलब थोड़ी बेसिक होती है ये।
ब्रूनर्स ग्लैंड का यहाँ नेम दिया गया है कि सम म्यूकोजल ग्लैंड्स ब्रूनर्स। अब याद कीजिए मैंने बताया था कि ये ब्रूनर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम की सम म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये मैंने ये भी बात भी बोली थी कि ज़्यादातर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती हैं, बट ब्रूनर्स ग्लैंड एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कि सम म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स, प्रोटीजेस एंड पेप्टॉन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। पूछ सकता है कि मतलब ये क्या है, ये पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन्स आता है, प्रोटीजेस आता है एंड पेप्टॉन्स। इन द काइम रीचेज द इंटेस्टाइन। अब काइम मैंने बताया था काइम क्या है, यानी कि आमाशय के अंदर जो फूड होता है उसमें आमाशयी एंजाइम मिल जाते हैं, यानी स्टोमक जो एंजाइम होते हैं मिल जाते हैं, तब उसे अपन काइम बोलते हैं। रीच द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। यानी पैंक्रियाटिक जूस में जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट थे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये एक्ट करते हैं किसके ऊपर, प्रोटीन्स जो अनडाइजेस्टेड होती है, सम डाइजेस्टेड प्रोटीन जो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती है और प्रोटीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं डाइपेप्टाइड्स में इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम। काइम जो स्टोमक में फूड था उसको काइम बोलते हैं। हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज जो कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, ये डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। जो फैट होता है काइम में प्रेजेंट, जो फैट होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज जो कि पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है। एक वर्ड आता है पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज को नाम दिया जाता है स्टीएप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज को स्टीएप्सिन नाम दिया जाता है। क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी में नहीं देखा लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज को स्टीएप्सिन कहते हैं। लाइपेज हैव फैट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज डाइग्लिसराइड, ये डाइग्लिसराइड आगे मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियस इन द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। पैंक्रियाटिक जूस में ही प्रेजेंट न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है, और ये न्यूक्लियोटाइड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज, एंजाइम का नेम है न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंट में न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये न्यूक्लियोसाइडेज से होते हैं इन प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम आगे चल के शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे रिएक्शंस दे रखे हैं। द एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस नाम में किसी को इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस नाम दिया था। एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एबव रिएक्शन, कि एबव रिएक्शन मतलब जो ऊपर रिएक्शन दे रखे उनके जो एंड प्रोडक्ट्स थे उन पे वर्क करते हैं कौन, सक्कस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम। फॉर्म द रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। These final step in digestion occur very close to the mucosal epithelium। ये इंपॉर्टेंट है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये म्यूकोजल एपिथेलियम के काफ़ी ज़्यादा पास होती है, लगभग म्यूकोजल एपिथेलियम में ही होती हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज डाइपेप्टाइड इन प्रेजेंट ऑफ डाइपेप्टाइडेज, ये इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। माल्टोज इन प्रेजेंट ऑफ माल्टेज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये तीनों याद रखनी है आपको, तीनों ही, यानी माल्टोज का डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। जब लैक्टोज का डाइजेशन होता है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड सेकंड मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का बनता है। जब सुक्रोज का इन प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड इन प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम शुगर प्लस एन कंटेनिंग बेस यानी कि नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाई एंड मोनोग्लिसराइड इन प्रेजेंट ऑफ लाइपेज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी ये जो मॉलिक्यूल अपने पास बने अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, शुगर, बेसिस, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये सभी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। द ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine। ये इंपॉर्टेंट है कि फूड का मैक्सिमम
डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, यानी कि सबसे ज़्यादा पाचन या मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है ड्यूडेनम में कंप्लीट होता है। और बात करें हम लोग सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का होता है, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है जिसे इलियम कहते हैं, यानी कि इलियम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। द सिंपल सबस्टेंसेस thus form are absorbed in the jejunum and ileum। सबसे ज़्यादा पाचन मतलब एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है। ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सबस्टेंसेस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। यहाँ एक लाइन दे रखी है कि नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। द फर्स्ट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, यानी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड होता है उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको ऑब्जर्व करती है, जो कुछ मिनरल्स रह जाता है उनको ऑब्जर्व करती है, कुछ ड्रग्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करती है। सेकेंड वर्क इज सीक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडहरिंग द वेस्ट यानी अनडाइजेस्टेड। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो कुछ म्यूकस भी सीक्रेट करती है, जिससे क्या होता है जो वेस्ट यानी फीकस जो होता है उसको बॉडी से बाहर रिलीज करने में आसानी होती है। पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग फॉर एन इजी पासेस द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सबस्टेंसेस कॉल्ड फीक एंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल बाल्व। इलियोसिकल बाल्व, आप याद रखिए कि इलियोसिकल बाल्व को नाम कैसे दिया गया मैं बताता हूँ। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल, यानी सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम। अब ये इलियम आगे जाके मिल जाती है किसके अंदर? सीकम के अंदर। दिस पार्ट ये स्टार्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ये सीकम, जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जिसे इलियम कहते हैं, इलियम यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ एक बॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व, जो कि इलियम और सीकम के जॉइंट पे प्रेजेंट होता है, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। मैंने बताया था आपको डिफरेंस बाल्व एंड स्फिंक्टर में, मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ये कह रहा है क्या कि दिस प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, यानी कि जो फीकल मैटर होता है एक बार सीकम में चला गया तो वापस इलियम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता। इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम। जो फीकस होता है वो रेक्टम में टेम्परली कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है टिल डेफिकेशन की, जब तक कि डेफिकेशन नहीं किया जाता, डेफिकेशन तक उसको स्टोर किया जाता है। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एक्टिविटीज होती हैं वो न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होती हैं। और फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड डिफरेंट पार्ट्स द साइट, स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। जैसे कि इसमें दे रखा है कि जब अपन फूड को साइट यानी कि देखते हैं, फूड किसी फूड की अपन को खुशबू आती है, या जब ओरल कैविटी के अंदर फूड चला जाता है तो उसका स्टिमुलेशन क्या करता है? सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, यानी सलाइवा को सीक्रेट करता है, वो स्टिमुलेट देता है जिससे कि ओरल कैविटी में सलाइवा सीक्रेट होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सलाइवा के सीक्रेशन के लिए जो स्टिमुलस मिलता है वो केवल और केवल तभी मिले जबकि फूड ओरल कैविटी में हो। ये फूड को देखने पर या फूड की स्मेल से या फिर सलाइवा मतलब फूड के ओरल कैविटी में प्रेजेंट होने से हो सकता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सीक्रेशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। हाँ, द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट। नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट ये है कि बोथ लोकल एंड थ्रू सीएनएस। क्वेश्चन दे दिया सीएनएस नोट, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स की जो मूवमेंट है ये न्यूरल सिस्टम यानी कि जिसमें कि लोकल यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट आता है कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब इसमें याद ये रखना है, इसमें मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या है कि जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंस का पार्ट की जो मस्कुलर मूवमेंट है, यानी कि मस्कुलर मूवमेंट है, ये रेगुलेट होती है नर्वस सिस्टम, जिसमें कि इन्वॉल्व है कौन सा? पेरिफेरल यानी कि लोकल कह सकते हैं, प्लस सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम का जो सीक्रेशन है,
यानी कि एंजाइम सीक्रेशन जो है ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा, हार्मोनल, ये इसका कंट्रोल हार्मोन्स के द्वारा होता है। अब ये हार्मोन्स डिफरेंट या तो लोकल हो सकते हैं, लोकल मतलब कि जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट द्वारा रिलीज हो सकते हैं, या फिर जो कि जीआईटी द्वारा रिलीज यानी कि लोकल हार्मोन हो सकते हैं, या फिर पीयूष ग्लैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स के हार्मोन हो सकते हैं। तो ये कह रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंस्टेंटाइनस म्यूकोसा। नेक्स्ट इसमें एक पैराग्राफ दिया है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट फैट। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, याद इसमें सिर्फ ये रखना है कि कैलोरीफिक वैल्यू का ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो एनर्जी अपन को मिलती है फर्स्ट फैट से सबसे ज़्यादा मिलती है, आफ्टर दैट प्रोटीन से मिलती है, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू फैट का सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्रोटीन का और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसमें दे रखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। अब एब्जॉर्प्शन क्या है कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड, यानी कि एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड, सपोज दिस इज डाइजेस्टिव पार्टिकल्स, जो कि म्यूकोजल एपिथेलियम के थ्रू ब्लड या फिर लिम्फ में एंटर कर जाता है, इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यानी डाइजेस्टेड फूड जो है वो म्यूकोजल एपिथेलियम के थ्रू ब्लड या फिर लिम्फ में एंटर कर जाता है, इस प्रोसेस को ही एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि एब्जॉर्प्शन पैसिव हो सकता है, एक्टिव प्रोसेस हो सकता है एंड फैसिलिटेटेड, तीनों के द्वारा हो सकता है। अब इसमें कुछ सबस्टेंस रखें, कौन कौन से सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट किस टाइप से होता है। फर्स्ट दे रखा है इसमें कि मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड, यानी कि Cl माइनस आयन, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट a type of transport in which energy not required, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट एब्सेंट होती है। दूसरी बात क्या है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, जहाँ किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई होगी वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकंड इज फैसिलिटेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड, कि जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्रेजेंट होती है, या एनर्जी की प्रेजेंस में जहां एनर्जी की जरूरत होती है, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी कि जहां ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। सपोज किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ कम होगी तो उधर से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, जिसलिए इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। द पासेज ऑफ दीज सबस्टेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाउएवर सम सबस्टेंस लाइक ग्लूकोज, फिर यहाँ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। दिस मैकेनिज्म कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन के द्वारा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट, मैंने अभी बताया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। हेंस रिक्वायर्स एनर्जी, और एनर्जी की जरूरत होती है। वेरियस न्यूट्रेंट लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स, सम ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na+, यानी कि सोडियम, आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। यानी कि बाय दिस मैकेनिज्म मीन ये बात कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। किसकी बात कर रहा है ये? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड Na+, सम ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स
एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। फैटी एसिड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो फैट की या ग्लिसरॉल की जो फूड होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए उसके एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं जिसे लैक्टिल्स कहते हैं। लैक्टिल्स क्या है, ये एक बड़ी लिम्फेटिक वेसल होती है, यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो कि फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसे अपन लैक्टिल्स के नाम से जाना जाता है। अब लैक्टिल्स में फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसकी प्रोसेस दे रखी है कि द फर्स्ट into small droplets called micelles बनती हैं which moves into the intestinal mucosa. They are reformed into very small protein coated with fat globule called the chylomicron, which are transported into the lymph vessels called lacteals in the villi. इन lacteals के थ्रू villi में एंटर कर जाती हैं. These lymph vessels ultimately released the absorbed substances into the blood stream. इसकी प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। ये अपने पास इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में प्रेजेंट एंटीरोसाइट सेल है। एंटीरोसाइट सेल प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। अपने पास ये फैट पार्टिकल है। अब ये फैट पार्टिकल क्या होता है, फैट पार्टिकल अटैच हो जाता है किसके साथ, इसके चारों तरफ ये बाइल पिगमेंट अटैच हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर मिल करके बनाती है, इसे बोलते हैं मिसेल्स। क्या बोलते हैं, मिसेल। अब ये मिसेल एंटर करता है एंटीरोसाइट सेल के अंदर। ये मिसेल ऐसे करके मिसेल जैसे स्ट्रक्चर हो गया ना, ये बीच में। अब ये बाइल पिगमेंट रिलीज हो जाते हैं, बाद में अपने पास ये फैट बच जाता है। अब इस फैट के चारों ओर क्या हो जाता है, कुछ प्रोटीन अरेंज हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग काइलेमाइक्रोन कहते हैं, काइलेमाइक्रोन के नाम से जाना जाता है। ये अपने पास लिम्फ वेसल्स जिसे लैक्टिल्स कहते हैं प्रेजेंट होती हैं। अब ये काइलेमाइक्रोन लैक्टिल्स में एंटर कर जाता है और आगे जाके फिर से ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाती है। इस टाइप से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, इस टाइप से फैट का लैक्टिल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो आप लोग याद रखिए। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ लिखूंगा मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ लिखूंगा मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट बताया था सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड बताया था आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले मैं तीनों में कॉमन चीज लिखिए, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड, ये तीनों में कॉमन है। अब नमक यानी कि Na और Cl, Na+Cl-, और इसमें आ जाता है फ्रक्टोज। इसमें फ्रक्टोज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड, तो F फैसिलिटेटेड फ्रक्टोज, फैसिलिटेटेड F एंड फ्रक्टोज F। तो फ्रक्टोज का डिफ्यूजन जो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ये टेबल याद रखिए। और इसमें एक ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये टेबल याद रखिए। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस का एलिमेंट्री कैनाल की बॉडी की डिफरेंट पार्ट में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है। लाइक माउथ एब्जॉर्प्शन करता है, स्टोमक में कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है। However, maximum absorption occurs in the small intestine। और small intestine का भी एक पार्ट है जिसे हम इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलियम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। इस समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये टेबल दे रखी है, वो आप समझिए। फर्स्ट दे रखा है माउथ, सेकंड स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो माउथ में क्या, सर्टेन ड्रग्स कमिंग कॉन्टेक्ट विद माउथ, ये ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, कुछ ड्रग्स होता है उनका माउथ में होता है। स्टोमक में एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होता है, वाटर, सिंपल शुगर
एंड एल्कोहल। अब याद कैसे रख सकते हो, जैसे कुछ लोग याद रखने के स्टेप ट्रक, सपोज एक ग्लास लीजिए, सबसे पहले मतलब ग्लास में आप लोगों ने एल्कोहल ऐड की, अब एल्कोहल आप लोग पी रहे हो तो उसमें पानी भी ऐड करोगे, वाटर भी ऐड किया आपने, और थोड़ा सा मतलब आपको टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगा तो आपने थोड़ी सी इसमें शुगर भी ऐड कर ली जिससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो गिलास में आपने अल्कोहल लिया, वाटर ऐड किया, टेस्ट अच्छा लगा, शुगर भी ऐड कर ली, तो वाटर, अल्कोहल एंड शुगर का एब्जॉर्प्शन स्टोमक करती है। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जितने सारे जो मतलब सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब प्रोटीन यानी कि अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, अमाइनो एसिड, इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स। वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स, इन तीनों का एब्जॉर्प्शन का होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट टॉपिक आता है एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? कि द एब्जॉर्ब्ड सबस्टेंस फाइनली रीचेज द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटी। यानी कि सबसे पहले फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद फूड एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में चला गया। अब ब्लड के थ्रू मतलब जो फूड होता है वो टिश्यू या फिर सेल्स में जाता है, सेल्स में इस फूड को यूज़ किया जाता है, यानी ब्रेक डाउन होता है जिससे अपन को एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस जो है ना इसको एसिमिलेशन कहते हैं। डाइजेस्टेड फूड को एनर्जी के लिए यूज़ करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। द डाइजेस्टिव बेस्ड सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीक्स इन द रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड था वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है रेक्टम के अंदर। इनिशिएट ए न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ग ऑफ डिजायर फॉर रिमूवल। द इजेक्शन ऑफ फीक टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग। डिफिकेशन इज वॉल्यूंट्री प्रोसेस। याद रखना, डिफिकेशन इज अ वॉल्यूंट्री एंड अच्छी क्रिया वॉल्यूंट्री प्रोसेस होती है। इज कैरीड आउट बाय ए मास पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। इज कैरीड आउट बाय ए मास पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के थ्रू डिफिकेशन होता है जो कि एक वॉल्यूंट्री एक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी सारी डिजीज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। The inflammation of intestinal tract is the most common ailment due to bacterial or viral infection। यानी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है जो किसके द्वारा कॉज हो सकता है, या तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। द इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट। और सम पैरासाइट होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, लाइक टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म एंड पिनवर्म। ये सारे इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब डिजीज़, सबसे फर्स्ट डिजीज पहले आती है इसमें जॉन्डिस। जॉन्डिस को हिंदी में बोला जाता है पीलिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वोमिटिंग, नेक्स्ट डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। जॉन्डिस में क्या होता है एक्चुअल में कि जॉन्डिस जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है कि द लीवर इज अफेक्टेड। जॉन्डिस में क्या होता है, मेनली लीवर अफेक्टेड होता है। स्किन एंड आइज टर्न्स येलो। जो आंखें और त्वचा होती है वो पीले रंग की यानी येलो कलर की हो जाती है ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट के नेम आप लोग याद कीजिए, मैंने बताए थे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसके कारण जो स्किन होती है, आइज होती है, वो पीले रंग की होने लगते हैं। नेक्स्ट आता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट्स। यानी स्टोमक में जो फूड होता है वो माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। दिस प्रोसेस नोन एज अ वॉमिटिंग। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय बोमेट सेंटर इन मेडुला। इंपॉर्टेंट है कि बोमेट सेंटर बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है कहाँ, मेडुला में। वोमेट सेंटर बॉडी में मेडुला में प्रेजेंट होता है। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रेसिड्स वोमिटिंग, यानी कि मतलब वोमिटिंग से पहले नोजिया यानी कि बेचैनी, मितली जैसी फीलिंग आने लगती है। अब मैंने आपको ये शुरुआत में बताया था कि वोमिटिंग क्यों होती है, क्योंकि जो ईसोफिगस और स्टोमक के बीच में स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है। स्फिंक्टर कभी कभी स्पेशल कंडीशन में बोथ साइड फ्लो को भी यानी कि बैक फ्लो को भी परमिट करती है। बट अगर मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर यहाँ स्फिंक्टर की जगह वाल्व लगा दिया जाए तो क्या अपन को वोमिटिंग होगी, कभी वोमिटिंग नहीं होगी, क्योंकि वाल्व जो होते हैं वन डायरेक्शन फ्लो कर ओनली परमिट करते हैं। बट स्फिंक्टर जो होती है कुछ स्पेशल कंडीशन में बैक फ्लो भी करवा देती है, जैसे कि यहाँ बैक फ्लो हो जाता है, इसी वजह से हमें वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट आता है डायरिया। डायरिया एक्चुअल में क्या होता है कि द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। कुछ कीवर्ड्स याद रखिए, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट डायरिया की पहचान है। एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल। जो फीक होता है वो लिक्विड हो जाता है, यानी कि वाटर सब्सटेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, नोन एज अ डायरिया। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन फूड, यानी कि इसमें क्या होता है जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है
काफ़ी कम होने लगता है डायरिया में। अब ये मतलब बैक्टीरियल हो सकता है या फिर जैसे साइजिलिया डिसेंट्री होता है, एमीबियासिस हो सकता है, उसका डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि इन कॉन्स्टिपेशन द फीक्स आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन। अब यहाँ थोड़ा सा ये कोलोन याद रखिएगा, यहाँ कोलोन में यानी कि जो पुरानी साथ एनसीईआरटी उसमें रेक्टम दे रखा है, यहाँ ये चेंज हो गया, अभी रेक्टम दे रखा है। तो जो फीक है वो क्या होता है, कोलोन के अंदर क्या होता है, जमा होने लग जाता है। और यहाँ इसका जो कीवर्ड मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ अकर इरेगुलरली, द वोवल मूवमेंट अकर इरेगुलरली, ये बर्ड कीवर्ड पॉइंट है। जैसे कि डायरिया का था एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ वोवल मूवमेंट, जबकि कॉन्स्टिपेशन का है वोवल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली। ये मैच वाले यानी कि मैच वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरिया दे दिया, कॉन्स्टिपेशन दे दिया, आपको लाइन दे जाएंगे, आपको मैच करनी होगी, तो इनके कीवर्ड पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है, इसमें खाना जो होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इन दिस कंडीशन द फूड नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, लीडिंग टू फीलिंग ए फुलनेस, यानी पेट एकदम भरा भरा सा लगता है कि पेट में सब कुछ है बट, और उल्टी बेचैन जैसे फीलिंग आने लगती है। द कॉज ऑफ इनडाइजेशन, इनडाइजेशन के रीजन क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, इनएडिक्वेट एंजाइम, कि जो बॉडी में एंजाइम बन रहे हैं, यानी कि जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो कुछ एंजाइम्स बना रही हैं, वो अपर्याप्त यानी कि मतलब पर्याप्त नहीं हो पा रहा, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, वो हो सकता है। एंजाइटी, आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, एंजाइटी हो जाती है, उस कारण भी इंडाइजेशन हो जाता है। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग की वजह से इंडाइजेशन हो सकता है। ओवर ईटिंग, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, उस कारण भी इंडाइजेशन हो जाता है। और स्पाइसी फूड, यानी कि जब कुछ ज़्यादा चटपटा खाने लगते हो, चटपटा चिकना वगैरह खाने लगते हो, उस वजह से भी इंडाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज आती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PEM, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। ये जो डिजीज है ये प्रोटीन की कमी प्लस एनर्जी की कमी, दोनों की कमी हो सकती है, या फिर केवल प्रोटीन की कमी हो सकती है, या फिर दोनों की कमी से होने वाली डिजीज में पढ़ेंगे PEM के अंदर, जिसमें दो डिजीज आती हैं। पहली आती है क्वासियोरकर एंड सेकंड आती है इसमें मैरास्मस। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अनडेवलप्ड कंट्रीज। यानी जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ क्या होता है कि फूड में जो पर्याप्त कैलोरीज होती है, सफिशिएंट कैलोरी एंड प्रोटीन अवेलेबल नहीं हो पाती। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड फूड कैलोरीज इन अनडेवलप्ड कंट्रीज just like a South and a Southeast Asia, South America and West and Central Africa, protein energy malnutrition PEM। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिए PEM की, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग थ्रो ड्रॉट। ये आप लोग छोड़ी, मतलब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट डिजीज में आती है मरासमस, सेकंड इसमें आती है क्वासियोरकर। अब मैरासमस की आप लोग जो मैरासमस के कैरेक्टर्स या सिम्टम्स क्या हैं वो समझ लीजिए, और क्वासियोरकर के क्या हैं। तो मैरासमस सबसे पहले बात आती है कि ये जो मैरासमस है ये 1 साल से यानी कि 1 ईयर से जो कम एज के चाइल्ड होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, ये प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों की कमी से होता है। तीसरी बात, इसमें क्या होता है, जो मतलब जो बेबी होता है छोटा, उसके हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा पतले हो जाते हैं, त्वचा एकदम जो स्किन होती है एकदम झुर्रीदार यानी कि झुर्रीदार हो जाती है। मैं बताता हूँ, मैरासमस इज प्रोड्यूस्ड बाय ए साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। प्रोटीन एंड कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से मैरासमस होता है। इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट लेस देन 1 ईयर इन एज इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय मदर्स अदर फूड। यानी कि जब बच्चे को मतलब माँ की दूध की मदर्स की मिल्क, माँ के दूध के अलावा अदर फूड दिए जाते हैं कम उम्र में, तो बच्चे के अंदर मैरासमस डिजीज होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन बोथ प्रोटीन्स एंड कैलोरी वैल्यू काफ़ी इसमें कम होती है। दिस ऑफन हैपन्स इन द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। इन मैरासमस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसको प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। एक्सट्रीम इमेशिएशन ऑफ बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स रिजल्ट द स्किन बिकम्स ड्राई थिन एंड रिंकल्ड। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, बॉडी का वेट काफ़ी कम होने लगता है। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। जो बच्चा होता है उसकी बुद्धि एंड जो ब्रेन होता है वो भी डेवलप नहीं हो पाता, उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वासियोरकर। क्वासियोरकर थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट इसमें डिफरेंट क्या है कि केवल और केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, याद रखना, ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट
इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाई हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। यानी कि इसमें भी क्या होता है कि अगर बच्चे को माँ के दूध के अलावा यानी माँ के दूध की जगह एक ऐसा फूड दिया जाता है जिसमें कि एनर्जी या कैलोरी वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है बस में प्रोटीन काफ़ी कम होती है, तो उसके अंदर क्वाशियोकर डिजीज हो जाती है इन 1 ईयर एज। यानी कि ये 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में होता है, यानी 1 ईयर जिनकी एज 1 ईयर से ज़्यादा होती है उनमें कॉज होता है। नेक्स्ट, लाइक मरासमस क्वाशियोकर सोज वेस्टिंग ऑफ मसल्स यानी कमज़ोर हो जाती हैं, थिनिंग ऑफ लिम्स हाथ पैर पतले हो जाते हैं, फेलियर ऑफ ग्रोथ नहीं हो पाती, ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी कम हो जाता है। बट अनलाइक मैरास्मस, लेकिन इसमें मैरास्मस से डिफरेंस ये है कि सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर स्किन के नीचे कुछ फैट स्टोर हो जाता है जिसे एडिमा कहते हैं। मोर एवर एक्सटेंसिव इडिमा, यानी कि इसमें इडिमा शो होने लगता है क्योंकि जो मतलब स्किन के नीचे फैट जमा हो जाता है उसे इडिमा कहते हैं। एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन, ये डिफरेंस है गाइस। आशा करता हूँ कि जो मैंने समझा है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट अस गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं जो कि पिछले कई वर्षों में नीट में पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज जो कि नीट 2013 में पूछा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इन ह्यूमन गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर एब्जॉर्प्शन साइट एंड मैकेनिज्म इन कॉलम सेकंड। तो फर्स्ट कह रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अपने आप कीजिए। फर्स्ट दे रखा है ग्लिसरॉल फैटी एसिड, सेकंड कोलेस्ट्रॉल, माल्टोज, ग्लाइसिन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड Na+। हमें बताना है कि कौन कौन सा सब्सटेंस कहाँ एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, करेक्ट ऑप्शन में इनको बताना है। तो हम मतलब हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 मेथड होती हैं। फर्स्ट है कि देखो और आंसर दो, सेकंड है अगर हमें 3 ऑप्शन पता है कि ये आंसर नहीं हो सकते तो जो बचा वो अपना आंसर हो सकता है, तो अपन आंसर्स को हटा सकते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि फ्रक्टोज पैसिव एब्जॉर्प्शन, Na+ आ गया पैसिव हो गया। अब मैंने बताया कि Na को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है ग्लाइसिन ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ग्लाइसिन मैंने बताया था अमाइनो एसिड, अब ये हो भी सकता है नहीं भी, आगे देखते हैं चलिए। कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज, लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर, ओनली एंड वाटर, सम ड्रग्स एंड मिनरल्स का एब्जॉर्ब होता है माल्टोज, ये गलत हो गया। नेक्स्ट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम में एब्जॉर्प्शन नहीं होता बल्कि क्या होता है ड्यूडेनम में डाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज एब्जॉर्ब्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन और दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन मैंने बताया ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देन करेक्ट आंसर इज ग्लाइसिन ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है और एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद आंसर सोचिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियल स्टेप यानी ये बात कर रहा है बेबी की, एक छोटा बेबी है उसके अंदर जो मिल्क है यानी कि मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है। मैंने बताया था द आंसर इज रेनिन, याद रखिए, जो कि स्टोमक में रिलीज होता है और मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। बट उसने कह रखा है इनिशियल स्टेप, अगर इनिशियल स्टेप नहीं होता तो अपन आंसर कुछ दूसरा सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय प्रोसेस कॉल्ड। AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन ब्लड में किसके थ्रू होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो आंसर है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये मैंने बताया है, देखिए पीछे वीडियो में, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, जो वर्ड आपको एक इंपॉर्टेंट सा लगता है उस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए और जोर देकर उस पर सोचिए कि ये पूछ रहा है इन्फेंट्स का जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसका कंपोजिशन क्या है। फर्स्ट दे रखा है लाइपेज है, ठीक गलत हो गया। अमाइलेज है, ये गलत हो गया। माल्टेज, ये भी गलत हो गया। न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ये प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस में, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर फर्स्ट रेनिन दे रखा है, तो रेनिन प्रेजेंट होता है, सही है। उसमें एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि सम अमाउंट ऑफ लाइपेज इज सीक्रेटेड बाय मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो लाइपेज ये भी सही है। एंड पेप्सिनोजन जो कि
रिलीज होता है चीप सेल्स या जाइमोजन सेल्स के द्वारा, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पजेसेस। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। द आंसर इज मेथेनोजेंस। ये मेथेनोजेंस क्या करते हैं, काउ एंड बफेलो जिनको अपन रूमिनेंट बोलते हैं, यानी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जो जुगाली करते हैं, उनकी जो गट होती है उसके अंदर मेथेनोजन प्रेजेंट होता है। ये मेथेनोजन क्या करता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है और मेथेन गैस रिलीज करते हैं, तो आंसर इसका मेथेनोजन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इज नॉट करेक्ट मीन इनकरेक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। इसने पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इट्स मीन इनकरेक्ट पूछा है। तो ऑक्सिंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक एंड सीक्रेट HCl। ऑक्सिंटिक सेल्स, इन्हीं को पैराइटल सोल्स बोलते हैं, सीक्रेट HCl, दैट इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज एसिनाई आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियाज एंड सीक्रेट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब मैंने बताया था आपको कि एसिनाइज होता है ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज होता है जो कि एंजाइम रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक एंजाइम होता है। अब कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, दैट इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन आता है ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सम्यूकोसा। सम्यूकोसा में प्रेजेंट होती है, ब्रूनर्स सही है। ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की सम्यूकोसा में प्रेजेंट होती है, ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है ड्यूडेनम के सम्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। यहाँ दे रखा है स्टोमक एंड सीक्रेट पेप्सिनोजन, ये भी गलत है, तो दिस ऑप्शन इज गलत। तो यहाँ पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो थर्ड आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर मतलब इसका आंसर होगा थर्ड, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट फोर्थ देख लीजिए, गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट म्यूकोसा, NCERT की लाइन है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, कि द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम द परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। मतलब ये कह रहा है कि जो प्राइमरी डेंटिशन यानी ये बात कर रहा है कि जब एक छोटा बेबी होता है उसमें जो डेंटिशन प्रेजेंट होता है उसमें कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं जो कि परमानेंट डेंटिशन में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2102/2102, ये इन्फेंट मतलब छोटे बेबी का फॉर्मूला बताया था। तो इसमें फर्स्ट इंसीजर, सेकंड कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। तो प्रीमोलर्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, तो आंसर इज प्रीमोलर, यानी सेकंड आंसर करेक्ट होगा, जो री-AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस, ये जो नेम है ये इंटेस्टाइनल जूस को एक नेम दिया गया जिसको सकस एंटेरिकस कहते हैं। अब ये पूछा है कि इंटेस्टाइनल जूस में कौन सा एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि एब्सेंट होता है। तो माल्टेज प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसाइडेज एंड लाइपेज। न्यूक्लियोसाइडेज भी प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियोसाइड को ग्लूकोज प्लस शुगर प्लस एंड नाइट्रोजन बेसिस में कन्वर्ट करता है। लाइपेज, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, तो लाइपेज प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो माल्टेज प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसाइडेज प्रेजेंट है, लाइपेज भी प्रेजेंट होता है जो कि फैटी एसिड को फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियस, ये जो एंजाइम होता है ये प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस में, यानी न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है पैंक्रियाटिक जूस में कन्वर्ट होता है, जो कि क्या करता है न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स में। तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल जूस सकस एंटेरिकस होता है उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज, बट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ये पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स ऑफ द ओपनिंग ऑफ द हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था, दिस इज ड्यूडेनम, दिस इज पैंक्रियास, याद करो आ गया। यहाँ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट थी जो कि कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक को मिला के बनी थी, ये रही हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ ओपन होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई, आंसर थर्ड इज करेक्ट, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय। अब पूछा यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय, यहाँ पैरेटल सेल्स दे रखा है, पेप्टिक सेल्स, एसिडिक सेल्स, गैस्ट्रिन, तो ये गलत हो गया। एसिडिक सेल्स कोई टाइप की सेल्स नहीं होती। पेप्टिक सेल्स जाइमोजन सेल्स, चीप सेल्स, ये रिलीज करती हैं क्या पेप्सिनोजन, बट पैरेटल सेल्स सीक्रेट करती हैं HCl। अब ये बात कर रहा है गैस्ट्रिक एसिड, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। इसका आंसर पैरेटल सेल्स मोर करेक्ट है देन पेप्टिक सेल्स, तो इसका आंसर पैरेटल सेल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2020 का क्वेश्चन है कि द एंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ। मैंने पढ़ाया था कि एंजाइम एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है। ये एंजाइम क्या करता है, एंटीरोकाइनेज, जो पैंक्रियाटिक जूस में रिलीज एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस ट्रिप्सिनोजन को एंटीरोकाइनेज जो होता है ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो ट्रिप्सिन में। तो आंसर इज कि द एंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अपन को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। नीट 2020 की क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज इलियम इज अ हाईली क्वालिफाइड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडेनम। एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने आपको बताया भी था कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है ये सीकम से अराइज होती है। यहाँ ड्यूडेनम दे रखा है, गलत हो गया। नेक्स्ट इज इलियम ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया था इलियम इज अ लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, सीकम में ओपन होता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट इज शोरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये भी गलत हो गया, शोरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ये भी गलत हो गया। इनर मोस्ट दे रखा है इसीलिए गलत हो गया। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, जिसमें कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देन गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।